अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पल्स पॉइंट पीके। मैं हूं डॉक्टर नाबगा चौधरी और आज जो है वो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। और अगर जो है वो आप शादीशुदा हैं और शादी को जो है वो काफ़ी अरसा गुजर गया और आपके यहाँ जो है वो अभी तक औलाद नहीं है, कोई बेबी पैदा नहीं हुआ, तो ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं सीमन एनालिसिस रिपोर्ट के बारे में, जिसे स्पर्म एनालिसिस रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि स्पर्म एनालिसिस जो सीमन एनालिसिस जो रिपोर्ट है, इसके अंदर जो है वो हमें क्या चीज़ें जो है वो देखने की ज़रूरत है। और आम जो शख्स है वो अपनी रिपोर्ट को किस तरह देख के उसकी इंटरप्रिटेशन कर सकता है कि उसकी रिपोर्ट के अंदर किस किस चीज़ में जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर अनफॉर्चुनेटली एक ये कह लें कि एक मिथ है और एक ये कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी शख्स के यहाँ जो है वो किसी कपल के यहाँ अगर औलाद नहीं पैदा हो रही होती, तो उसमें जो एक पर्सनैलिटी को मुलजिम ठहराया जाता है वो होती है औरत की ज़ात। फीमेल को हमेशा जो है वो हमें यही 99% केसेस के अंदर देखने को यही मिलता है कि फीमेल को ब्लेम किया जाता है कि इसकी वजह से जो है वो औलाद नहीं हो रही या इसके अंदर कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। और इवन बहुत सारे केसेस के अंदर हमें ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि इवन सेपरेशंस हो जाती हैं, डिवोर्स हो जाती हैं सिर्फ इस चीज़ के ऊपर। और अगर इस चीज़ को हम डिटेल में बात करें तो ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर जो है वो ये मसला नहीं हो सकता, बल्कि जो मेल्स हैं, जो मर्द हैं, उनके अंदर भी जो है वो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है कि उनकी जो सीमन की जो रिपोर्ट है, जो स्पर्म की जो रिपोर्ट है, वो ठीक नहीं हो सकती। बहुत सारे क्लिनिकल केसेस में जो है वो ये चीज़ देखने को मिली है कि वो लोग जो काफ़ी अरसे से जो है वो कंसीव करना चाह रहे हैं, उनके यहाँ वो चाहते हैं कि औलाद हो। अगर उनकी एक हिस्ट्री ली जाए और उनकी रिपोर्ट्स को देखा जाए तो फीमेल्स की रिपोर्टों का एक पलंदा जो है वो बना होता है। और हिस्ट्री में जब ये चीज़ पूछी जाती है कि जो आपके पार्टनर हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, उनकी कौन-कौन सी रिपोर्टें हुई हैं, या अगर हस्बैंड को साथ बिठा के ये चीज़ पूछी जाती है कि आपने कौन-कौन से टेस्ट करवाए हैं, तो वो उसका सिंपल एक जवाब होता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो उससे ये जब पूछा जाता है कि आप जो है आपने कोई टेस्ट करवाए हैं या किसी डॉक्टर से मिले हैं, वो कहते हैं नहीं जी मुझे वैसे पता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो एक चीज़ है, इस चीज़ को जो है वो हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि अगर बांझपन जो है वो मेल्स फीमेल्स के अंदर होता है, तो 50% उतने ही चांसेस हैं कि वो मेल्स के अंदर हो सके। तो इस चीज़ को अगर किसी शख्स के यहाँ, किसी घर में, किसी कपल को जो है अगर बच्चे अभी तक नहीं पैदा हो रहे, तो उनको ये चीज़, ये वीडियो समझने की ज़रूरत है। और स्पेशली जो मेल्स हैं, उन्हें अपनी ईगो और अपनी उस चीज़ को जो है वो थोड़ा-सा उसको एक साइड पे रख के, उन्हें जो है वो थोड़ी-सी रियलिटी की जो लाइफ़ में है, उनको ये चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो अब जो है वो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो सीमन का जो सैंपल है, जब वो दिया जाता है तो उसके क्या प्रोटोकॉल्स होने चाहिए कि जब आप स्पर्म का जो सैंपल है वो देते हैं तो उसको किस तरह देना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो इसके लिए जो सबसे एक मेन शर्त है वो ये है कि मियाँ और बीवी के जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो उनके आपस का इज़्दिवाजी ताल्लुक है, उसको कम से कम 3 से 5 दिन का जो है वो गैप होना चाहिए। 3 दिन से जो है वो कम भी नहीं होना चाहिए और 5 दिन से जो है वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 3 टू 5 डेज़ के अंदर-अंदर जो है वो आपने सैंपल जमा करवाना है। इसके बाद जो है अगर बात की जाए कि सैंपल कौन-सी लैबोरेटरी में जो है वो जमा करवाया जाए, तो उसके लिए ये मैं आपको कहूँगा कि हमारे कंट्री के अंदर, हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी लैब्स हैं जो काम कर रही हैं और उनकी ऑथेंटिसिटी ना होने के बराबर है। कोई उनकी ऑथेंटिक रिपोर्ट्स नहीं होती और उसमें जो है वो पेशेंट के पैसे ही ज़ाया होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये जो है एडवाइस करूँगा कि जब भी कोई रिपोर्ट करवाएँ तो किसी ऑथेंटिक लैब से करवाएँ। और उसके बाद जो थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि आपने जब भी अपना सीमन का, स्पर्म का जो सैंपल है वो देना है, तो प्रेफ़र ये करें कि आप जो है वो लैब के अंदर ही जो है वो उसे सैंपल को दें, क्योंकि वहाँ पे भी फैसिलिटी होती है कि आपका सैंपल वहाँ पे भी जो है वो कलेक्ट किया जा सके। लेकिन अगर आप शाय हैं या हेज़िटेट करते हैं या वहाँ पे अपना सैंपल नहीं देना चाहते, तो आपने अपने सिटी की वो लैब जो है वो चूज़ करनी है कि जहाँ पे आप जो सैंपल है उसको विदिन हाफ एन आवर, 30 मिनट के अंदर अंदर जो है वो आप उस सैंपल को लेबोरेटरी के अंदर जो है वो जमा करवा सकें।
और दूसरा, आपने जमा करवाने से पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सैंपल होना चाहिए उसको रूम टेम्परेचर पे आपने रखना है। ये भी नहीं है कि जब आप सैंपल लेके जा रहे हो तो बर्फ़ के कूलर के अंदर सैंपल डाला हो, और या फिर आप बाहर वैसे लेके जा रहे हो जहाँ पे 50 डिग्री 40-45 डिग्री गर्मी हो, तो इससे जो है वो सैंपल ख़राब हो सकता है। तो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आपने जो है वो सीमन का, स्पर्म का जो है वो सैंपल लैब के अंदर जमा करवाना है। इसके बाद हम जो है वो बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने जो है वो अपना सैंपल जो है वो जमा करवा दिया है, रिपोर्ट आ गई है, तो रिपोर्ट के अंदर जो है वो आपको कौन सी जो चीज़ें हैं वो देखनी है, और उनके ज़रिए आपको पता चल सके कि आपकी रिपोर्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, कि वो बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट है या रिपोर्ट के अंदर किसी चीज़ की कमी है या कोई चीज़ ज़्यादा है, या किसी चीज़ के अंदर कोई मसला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं वो देखने होते हैं, जिनमें जो है अगर हम सबसे पहले बात करें तो हमें वॉल्यूम देखना होता है कि जो आपने सैंपल जो जमा करवाया उसका वॉल्यूम कितना है। तो नॉर्मल जो वॉल्यूम है वो तकरीबन 1.5 ml से 4 ml के दरमियान में होना चाहिए। अगर जो है वो सैंपल इससे कम होता है या इससे जो है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो रिपोर्ट के चांसेस होते हैं कि उसके जो रिपोर्ट के रिजल्ट्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, उसके रिजल्ट जो हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं आ सकते, ऊपर नीचे आ सकते हैं। वॉल्यूम के बाद अगर हम सेकंड चीज़ की बात करें तो उसके अंदर आती है हमारे पास स्पर्म काउंट। अब स्पर्म काउंट जो है वो पर इजैकुलेशन जो है वो जब एक दफ़ा डिस्चार्ज हो तो उसके अंदर जो है वो 39 मिलियन एटलीस्ट जो है वो स्पर्म जो है वो होने चाहिए। कि मतलब एक दफ़ा डिस्चार्ज होने के ऊपर जो आपने सैंपल जमा करवाया उसके अंदर मिनिमम जो है वो 39 मिलियन जो है स्पर्म्स होने चाहिए। और अगर हम 1 ml के अंदर उसको फर्दर बात करें कि 1 ml के अंदर कितने जो है वो स्पर्म्स होने चाहिए, तो 1 ml के अंदर हमारे पास 15 मिलियन तक जो है वो स्पर्म्स होने चाहिए। अब अगर जो है वो स्पर्म्स जो है उनकी जो काउंटिंग है, उनका जो नंबर है वो 15 मिलियन से जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, तो इस कंडीशन को जो है वो ओलिगोस्पर्मिया कहा जाता है। इसके लिए जो है वो कुछ बेसिक जो है वो ट्रीटमेंट्स हैं जिसके ज़रिए इस कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। तो जो हमारे पास है एक स्पर्म काउंट आता है, टोटल स्पर्म काउंट, तो इस चीज़ में हमें स्पर्म के नंबर को देखना होता है कि वो आइदर इतने हैं कि वो नॉर्मल है, या उनकी जो क्वांटिटी है वो इतनी है कि जितनी एक नॉर्मल होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो स्पर्म की मोटिलिटी आती है। अब यहाँ पे मोटिलिटी के जो है वो समझने की हमें ज़रूरत है। मोटिलिटी जो है वो दो टाइप की होती है, एक प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होती है और एक नॉन प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होती है। अब जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होती है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी के अंदर ये होता है कि जो स्पर्म होता है वो अपने एक बिल्कुल लीनियर पैटर्न के अंदर जो है वो मूव कर रहा होता है, एक बिल्कुल सीधे रास्ते पे जो है वो मूव कर रहा होता है। उसको पता होता है कि उसने बिल्कुल सीधा जाना है और जाके उसने फीमेल का जो एग है उसको जाके फर्टिलाइज करना है, उसको अपने टारगेट का पता होता है। और दूसरी जो इसकी टाइप है वो होती है नॉन प्रोग्रेसिव। नॉन प्रोग्रेसिव वो होते हैं जो कि जिंदा तो होते हैं, डेड सेल्स वो नहीं होते, वो जिंदा होते हैं, हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो मूवमेंट है वो या तो सर्कुलर हो सकती है कि वो सर्कुलर वे में जो है वो मूव कर रहे हैं, या फिर ये है कि वो जिगजैग पैटर्न में मूव कर रहे हैं। उनका कह लें कि एक कोई प्रॉपर टारगेट नहीं होता, कि वो अपनी मर्जी से हरकत कर रहे हैं, उनका कोई पैटर्न नहीं है कि जिसके ऊपर वो मूवमेंट करें। तो इस चीज़ में हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है वो 32% होनी चाहिए कम अज़ कम, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 32% जो आपके जो स्पर्म सेल्स हैं वो प्रोग्रेसिव मोटाइल होने चाहिए। ओवरऑल अगर हम मोटिलिटी की बात करते हैं तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है वो हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि 40% जो आपके स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होने चाहिए, लेकिन प्रोग्रेसिव मोटाइल जो है वो एटलीस्ट 32%, 32% होने चाहिए। इसके बाद जो है अगर नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारे पास आता है, जिस चीज़ को हमने देखना होता है वो होती है कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी उस चीज़ को बोला जाता है कि किसी जो भी चीज़ है उसकी बनावट कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है। तो जो स्पर्म की जो एक नॉर्मल एक अगर हम उसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर जो है वो हेड आता है, और उसके अलावा एक उसका बाकी मिडल पीस होता है, या फिर उसके अलावा पीछे एक टेल होती है, या इसे ओवरऑल इस तरह कैटेगराइज किया जाता है कि एक हेड होता है और टेल होती है। और इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे समटाइम्स हमें डिफेक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर मॉर्फोलॉजी जो है वो एबनॉर्मल है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि जो कपल है अगर वो कंसीव करना चाह रहा है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं बट मॉर्फोलॉजी जो है वो नॉर्मल नहीं है, मोटिलिटी भी ठीक है, तो उसकी वजह से ये हो सकता है कि अगर फॉर द टाइम बीइंग एक वक्ती तौर पे जो है
अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो ये चांसेस होते हैं कि बाद में जो है वो जो प्रेगनेंसी है वो कंटिन्यू ना हो, कि वो जो हमल है औरत का वो ज़ाया होने के चांसेस एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमें देखने होते हैं, जिस तरह जो है वो पीएच जो है वो देखनी होती है, पस सेल्स हो गए, रेड सेल्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। लेकिन जो एक मेन जो रोल है, ये जो मैंने आपको 4 मेन फैक्टर्स बताए हैं सीमन एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर, इन 4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा मेन रोल है कि ये चारों चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल होनी चाहिए। अगर इन चारों चीज़ों में से भी कोई भी चीज़ जो है वो एबनॉर्मल होती है या उसकी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तो जो है वो प्रेगनेंसी अचीव करने के अंदर, प्रेगनेंसी कंसीव करने के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कपल को फेस करने पड़ते हैं। तो अगर आपको जो है वो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, या इस वीडियो के बारे में आपका जो है वो कोई फर्दर क्वेश्चन हो, या किसी और टॉपिक के बारे में कोई फर्दर क्वेश्चन हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो वीडियो को लाइक करें, दूसरों लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।